आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है वो दो सिस्टम मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। वन इज योर नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, अनदर इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। मैम दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? वॉज नॉट वन सिस्टम सफिशिएंट? यानी नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सेल्स हैं। वन इज योर न्यूरॉन जो मेन सेल है, एंड वन इज सपोर्टिंग हाउस कीपिंग सेल जिसको हम न्यूरोग्लायल सेल्स बोलते हैं। मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली इम्पर्मिएबल टू नेगेटिव चार्ज। मेम्ब्रेन कह रहा है मैं नेगेटिविटी को आने जाने नहीं दूंगा। फोर ब्रेन में हमारा आता है सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन एंड योर ऑल्फैक्टरी लोब। अब कुछ बच्चे बोलेंगे डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब नहीं है, बेटा कंफ्यूज किया हुआ है, थोड़ा सा समझ लो। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस इज योर इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम बेटा इधर होते हैं साइड्स में, टेम्पोरल लोब के अराउंड होते हैं। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्विक रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज ऑफ जूलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ टू सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज जॉइंटली कोऑर्डिनेटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग। यानी आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है वो दो सिस्टम मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। वन इज योर नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, अनदर इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम एंडोक्राइन यानी हार्मोनल सिस्टम की बात करेंगे। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर फीलिंग, हाउ यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज टू सिस्टम। अब चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है, लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मैं क्लास में हूं, मैंने बोला स्टूडेंट्स टेक आउट योर पेन, स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग, स्टूडेंट्स गेट अप, स्टूडेंट्स सिट डाउन, तो ये मैं एक एक बच्चे को मैं अलोन कंट्रोल कर रही हूँ, दैट इज कंट्रोलिंग द एंटायर क्लास। बट इफ आई स्टेप आउट ऑफ द क्लास और मैंने बोला बच्चों मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, अब आप लोग आपस में सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, एक बोलेगा वो चुप कराएगा, वो बोलेगा ये चुप कराएगा। यानी हाउ योर सिस्टम्स इन योर बॉडी आर जॉइंटली कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर टू मेक अ वर्क डन, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी एक एक्टिविटी अगर हमारी बॉडी में होती है तो सारे सिस्टम मिलके उसको हेल्प करने लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू डू एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो इसलिए सिर्फ ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे लंग पे जाएगा, बट लंग से उसको ऑर्गन्स तक कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, तो हार्ट रेट को भी बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों सिस्टम एक साथ काम करेंगे। सिमिलरली बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, खाना खाने के बाद अचानक से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए कि खाना खाए और एक्सरसाइज करने लगे। वाई? बिकॉज खाना खाने के बाद हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि सारा ब्लड डाइवर्ट होके एलिमेंट्री कैनाल पे जाए ताकि एब्जॉर्प्शन हो जाए। अगर आप उसके बाद स्ट्रेनस एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी की एक और नीड आ जाएगी कि सारे ब्लड को मसल्स के पास भेजा जाए ताकि मसल्स को ऑक्सीजन मिले और मसल्स एटीपी बनाए। अब बॉडी कंफ्यूज हो गई कि एलिमेंट्री कैनाल के पास जाएं या हम आपके मसल्स के पास जाएं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो आपको समझ आ गया कि कैसे हमारी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट करती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन विच मस्ट बी अराइजिंग इन योर ब्रेन इज ये कि मैम दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? वॉज नॉट वन सिस्टम सफिशिएंट? दो सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों का मोड ऑफ एक्शन बहुत डिफरेंस है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स योर बॉडी पॉइंट टू पॉइंट वाया नर्व्स, यानी अगर मुझे यहाँ कोई सिग्नल भेजना है डायरेक्ट मेरा नर्व जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, काम होगा। बट जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल नहीं कर रहा, वो तो हार्मोन को ब्लड में डाल रहा है और ब्लड फिर घूमता घूमता हर एक ऑर्गन के पास जा रहा है। अल्टीमेटली जिस ऑर्गन पे रिसेप्टर है उस पे जाके काम हो रहा है। यानी पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं है, वाया ब्लड है, ब्लड तो हर जगह जा रहा है। तो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट, दिस इज वाया ब्लड। नाउ इसका एक्शन फास्ट होगा, खट से जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन ये तो घूमता फिरता जाएगा, तो ये फास्ट है इसका एक्शन स्लो है। लेकिन इसका एक्शन यानी नर्वस सिस्टम का एक्शन जो है दैट इज शॉर्ट लिव, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, काम खत्म। लेकिन हार्मोन का जो एक्शन है दैट इज योर लॉन्ग लास्टिंग। यही डिफरेंस है हमारे दोनों में, इसीलिए दो सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई है। अब एनिमल किंगडम को लेके चलते हैं कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम अलग अलग फाइलम में जो हर चैप्टर में हम देख रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो शोइंग अ वेरी गुड इवोल्यूशन। फॉर दैट मैटर हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में भी मेन क्या है? ब्रेन कैपेसिटी का बढ़ना, नर्वस सिस्टम का इवॉल्व होना। तो पहला फाइलम विच इज योर पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट फाइलम इज योर नाइडेरिया सीलेंट्रेटा, जिसमें हाइड्रा आता है। इसमें न्यूरॉन्स आ गए, न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम के सेल्स, और उन्होंने नेटवर्क बना लिया। नेटवर्क के लिए वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड प्लेक्सिस। अब जब हम इससे आगे जाते हैं तो नर्व, गैंग्लियंस जैसी चीज़ें आती हैं जो मैं अभी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट की बात करें तब तो ब्रेन भी आ जाता है, और उसके आगे तो ब्रेन रहेगा ही, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो जाता है। नाउ
वी आर बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, वन बीइंग योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को लेगा, प्रोसेस करेगा, डिसाइड करेगा, और इसमें आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑन द अदर हैंड है, सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे जाएगा, मैंने कहा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी से सिग्नल लेगा, पूरी बॉडी को डिसाइड करके फिर सिग्नल भेजेगा। तो ये सिग्नल का लेना, सिग्नल का जाना, ये कैसे हो रहा है, नर्व से हो रहा है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल नर्व्स ऑफ योर बॉडी इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितने भी नर्व्स हैं उन सबको मिला के हम बोलते हैं पीएनएस। ठीक है, अब नर्व्स दो कैटेगरी में फॉल करेंगे ना, एक जो सिग्नल लेके जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देगा, दैट इज योर सेंसरी नर्व, ऑल्सो नोन एज एफरेंट नर्व। दूसरा है हमारा वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके ऑर्गन्स को देगा, वो है हमारा मोटर नर्व यानी कि इफरेंट नर्व। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आते हैं बेटा जो हमारे वॉलेंटरी ऑर्गन्स पे जाते हैं। अब आप हर एक ऑर्गन को खुद कंट्रोल अपने विल से नहीं कर सकते, कैन यू मूव योर किडनी, कैन यू मूव योर हार्ट, कैन यू मूव योर इंटेस्टाइन, नहीं, ये सब नहीं हो सकता, बट कैन यू मूव योर लेग्स, यस, कैन यू मूव योर हैंड्स, यस, कैन यू मूव योर नेक, यस। यानी हमारे कंट्रोल में, वॉलेंटरी कंट्रोल में दो ही चीजें हैं, बोन्स एंड बोन से अटैच्ड मसल यानी स्केलेटल मसल, यानी इन दोनों पे जो भी नर्व्स जाएंगे उसको मिला के हमने बोल दिया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसका कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है, मतलब हम इनवॉलेंट्री, अपने आप कंट्रोल होता है, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जितने भी नर्व्स जाएंगे यानी इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, उन सबको हमने कलेक्ट करके बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रन्स इन पेयर, यानी दो टाइप के नर्व्स होंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और इन दोनों नर्व का जो फंक्शन है दैट इज एंटागोनिस्ट यानी ऑपोजिट टू ईच अदर। एक अगर काम करवा रहा है तो दूसरा रुकवाएगा, अगर ये करवा रहा है तो पहले वाला रुकवाएगा। बट अब पहले तो हम ये भी बताते थे किस ऑर्गन का कौन करवा रहा है, कौन रुकवा रहा है, बट अब आपका इतना ज़्यादा पूछते नहीं है और एनसीईआरटी पे हम फोकस करना है। तो एक जनरल रूल लेके चलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेक्स अस अलर्ट, मेक्स वर्क डन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम्स अस डाउन या फिर रिलैक्सेस अस। अब एक्सेप्शन है इसमें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, बट अभी आप ये याद रखो कि सिंपैथेटिक अलर्ट करेगा, काम करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक घटवाएगा एंड हमें रिलैक्स करवा देगा। नौ एक अलग से पैराग्राफ में लिखा है विसरल नर्वस सिस्टम, है ये बहुत सिंपल। विसरल मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन पे कौन से नर्व्स जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जाता है ना, एएनएस, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, पीएनएस का पार्ट है। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिन पे जब बेटा नर्व जाते हैं ना, एक बार आंखें खोल के देखो, जिस पे जब नर्व्स जाते हैं ना, लेट सपोज ये स्टमक है, तो ये तो इंटरनल ऑर्गन है, इस पे जब नर्व गया तो नर्व ने इसके अराउंड ऐसे 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 करके घूमा, कुछ नेटवर्क बनाया, कुछ गैंग्लियन बनाया और तब जाके इसको सप्लाई कर रहे हैं। सो इट लुक्स लाइक कि यार ये तो इस ऑर्गन का अपना ही नर्वस सिस्टम है, इस विसरल ऑर्गन का अपना ही नर्वस सिस्टम है, बट ऐसा तो नहीं है, ये तो हमारे पीएनएस का ही पार्ट है, पीएनएस का ही नर्व आया है, और अगर मोर स्पेसिफिक हो जाए तो एएनएस का ही आया है। यानी विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एएनएस और पीएनएस वेयर ऑर्गन हैज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, प्लेक्सेस, गैंग्लियन, नर्व्स अराउंड द ऑर्गन, उसी को हम बोलते हैं बेटा विसरल नर्वस सिस्टम। कुछ अलग नहीं है, पीएनएस का ही पार्ट है। किसी ऑर्गन में नर्व को मजा नहीं आ रहा डायरेक्ट सप्लाई करने में, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, फाइबर्स बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, गैंग्लियन, और घूम फिर के फिर काम कर रहा है। ठीक है, नाउ नर्वस सिस्टम के सेल्स की थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। कभी भी हम सोचते हैं कि नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स होंगे, तो हमारे पास एक माइंड में एक वर्ड आता है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स हमारे मेन फंक्शनल सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। बट यार किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर से मिलने जाते हो, मेन काम आपको डॉक्टर से होता है, बट क्या वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स मिलते हैं? टू मेक श्योर दैट द जॉब ऑफ डॉक्टर इज गेटिंग सॉर्टेड प्रॉपरली, यानी डॉक्टर को कोई कमी तो नहीं हो रही है, तो हमारे पास पियन भी होते हैं, हमारे पास कंपाउंडर भी होते हैं, हमारे पास रिसेप्शन पे भी लोग होते हैं, नर्सेस भी होते हैं। हाउस कीपिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर को उसके मेन काम में कौन ज़्यादा होता है बेटा, डॉक्टर या हाउस कीपिंग स्टाफ? हाउस कीपिंग स्टाफ। यानी नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सेल्स हैं, वन इज योर न्यूरॉन जो मेन सेल है, एंड वन इज सपोर्टिंग हाउस कीपिंग सेल जिसको हम न्यूरोग्लायल सेल्स बोलते हैं। अब न्यूरोग्लायल सेल की ज़्यादा डिटेलिंग नर्वस सिस्टम इस चैप्टर में की नहीं है, बट मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगी। पहले न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक है सेल बॉडी, मेन है, एक है डेंड्राइट जो सिग्नल भेजता है सेल बॉडी को, एक है एक्सॉन जो सिग्नल लेके जाता है हमारे सेल बॉडी से। सो डेंड्राइट मल्टीपल होते हैं, एक्सॉन जनरली वन ही होता है, और सेल बॉडी तो एक ही होता है।
ठीक है। सेल बॉडी डेंड्राइट टुवर्ड सेल बॉडी सिग्नल को भेजेगा, यानी डेंड्राइट रिसीव करेगा। तो स्टिमुलाई का रिसेप्टर किधर होगा? डेंड्राइट पे होगा। वो रिसीव करके सेल बॉडी को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर एक्सॉन उसको दूर लेके जाएगा। एक्सॉन के एंड को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन का एंड जनरली ब्रांच्ड होता है। एक्सॉन टर्मिनल एंड्स इनटू बल्ब या फिर नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे गेट का नॉब होता है ना, बल्ब और नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज साइनेप्टिक नॉब, जिसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं। नाउ सेल बॉडी और डेंड्राइट में छोटे छोटे हमें वेसिकल्स दिखते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, नोन एज निसल्स ग्रैन्यूल्स। अच्छा, ये एक्सॉन में नहीं होता, सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट में होता है। व्हाट इज निसल ग्रैन्यूल? बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER का ही फ्रैगमेंटेड फॉर्म होता है, यानी यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस हमारा होगा। नाउ एक्सॉन के सराउंडिंग में हमें मिलते हैं माइलिन शीथ, अगर तो हम बोलते हैं कि ये न्यूरॉन जो है ये माइलिनेटेड होता है। अगर हमारे एक्सॉन के सराउंडिंग में माइलिन शीथ नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं ये जो न्यूरॉन है ये नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिन शीथ होता क्या है मैम? अब जो मैंने हाउस कीपिंग सेल्स की बात की, वो हाउस कीपिंग सेल्स यानी न्यूरोग्लाइल सेल, एक तो पहली बात वो न्यूरॉन से ज़्यादा हैं और वो 4 टाइप के होते हैं: श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट एंड माइक्रोग्लाइल सेल। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक सेल की यहाँ पे बात की है, विच इज योर श्वान सेल। तो समझ लो श्वान सेल एक सपोर्टिंग सेल है जो एक्सॉन के बेटा साइड में रहता है। अब कई बार वो श्वान सेल एक्सॉन को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर निकालता है। श्वान सेल क्या करता है? ये देखो बेटा, ये आपका न्यूरॉन है, ये श्वान सेल है, पहले तो प्रेजेंट है एक्सॉन के सराउंडिंग में, श्वान सेल प्रेजेंट है, कभी कभी तो चुपचाप प्रेजेंट रहता है, तो हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिन शीथ नहीं बनाया श्वान सेल ने। लेकिन कभी कभी जो श्वान सेल है वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर निकालता है और कॉन्सेंट्रिकली इसको एक्सॉन को कवर करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल बिकम्स योर माइलिन शीथ। तो क्या कॉम्पोजिशन है? फॉस्फोलिपिड होगा। अब यहाँ पे एक माइलिन शीथ बना, यहाँ दूसरा श्वान सेल है, दूसरा माइलिन शीथ बना, 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। और हम आगे जाके देखेंगे सारे आपके गेट्स, चैनल्स, पंप्स, वो सारे यहीं पे नोड्स ऑफ रैनवियर पे प्रेजेंट होंगे। माइलिन शीथ का कलर होता है बेटा व्हाइट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है ऑफ श्वान सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल इज योर माइलिन शीथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड का कलर क्या होता है? व्हाइट। तो माइलिन शीथ का कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। यानी जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे, जिसको हम मेड्यूलेटेड भी बोलते हैं, उनका कलर व्हाइट दिखेगा, और जो नॉन माइलिनेटेड है यानी नॉन मेड्यूलेटेड है उनका कलर ग्रे दिखेगा। ग्रे क्यों दिखेगा मैम? क्योंकि न्यूरॉन्स का अपना कलर ग्रे होता है। ठीक है। अब जो हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हमारे CNS में मिलेंगे। CNS में तो हमें क्यों मैम? क्योंकि अभी आगे जाके हम देखेंगे जो माइलिन शीथ है ये स्पीड ऑफ कंडक्शन को बढ़ाएगा। अगर किसी न्यूरॉन में माइलिन शीथ लगा हुआ है तो उसमें जल्दी जल्दी सिग्नल आगे 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 जाएगा, और अगर माइलिन शीथ नहीं है तो धीरे धीरे जाएगा। अब CNS में हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि स्लो डिसीजन मेकिंग हो, फास्ट होना चाहिए। नीट के एग्जाम में कैसे सोचोगे? तो इसीलिए CNS के जो न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा माइलिनेटेड होते हैं। अब PNS के न्यूरॉन्स माइलिनेटेड भी होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं। यानी अगर नॉन माइलिनेटेड पूछेंगे तो हम बोलेंगे PNS में हो सकता है मैम, लेकिन CNS में हमेशा ही माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे। क्लियर है? नाउ न्यूरॉन्स हमारे कुछ और 4 टाइप की NCERT कह रहे हैं बेस्ड ऑन कितने प्रोसेसेस हैं। अगर न्यूरॉन नॉर्मल सेल की तरह एक गोल सेल है, ना डेंड्राइट है ना एक्सॉन है, तो यानी कोई इस पे पोल नहीं है, तो उसे हम एपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। यानी स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियो का न्यूरॉन बन रहा है तो वो नॉर्मल सेल की तरह गोल सेल है, तो कोई पोलैरिटी नहीं है, एपोलर। फिर धीरे धीरे बेटा उसमें एक एक्सॉन बन जाता है। एक एक्सॉन बन गया यानी एक तरफ से एक पोलैरिटी आ गई, एक डायरेक्शन है, तो इसे हम कहते हैं यूनिपोलर। वो भी हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होता है। फिर एक तरफ से डेंड्राइट निकलता है तो हम कहते हैं अब 2 पोल आ गए, तो बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारी 2 आंखें हैं ना, तो 2 पोल्स हमारी आंखों में, यानी रेटिना के अंदर है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। एक और जगह होता है, NCERT ने बात नहीं की है। ठीक है ना। उसके बाद डेंड्राइट्स बहुत सारे निकल जाते हैं, एक्सॉन तो एक ही रहता है। जब मेनी डेंड्राइट 1 एक्सॉन देन दैट इज योर मल्टीपोलर न्यूरॉन। मेजॉरिटी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, मेजॉरिटी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में जो वो मल्टीपोलर ही होते हैं। अब जैसे मैंने बताया, इससे मैं आगे चलूँ, मैं आपको 2 वर्ड्स क्लियर कर देती हूँ। वन इज योर गैंग्लियन, वन इज योर नर्व। बार बार नर्व नर्व बोल रहे हैं। व्हाट इज गैंग्लियन? बेटा गैंग्लियन इज बंडल ऑफ सेल बॉडी। एक न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन अगर आपने एडजेसेंट पैरेलल इमेजिन करो रखे हैं, तो जो बंडल ऑफ सेल बॉडी बन गया दैट इज योर गैंग्लियन। और जो बंडल ऑफ एक्सॉन बन गया कवर्ड बाय अ शीथ ऑफ न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा क्या है? वही श्वान सेल था ना, उसके शीथ से कवर्ड है।
एंड बंडल ऑफ एक्सॉन यानी इज योर नर्व, एंड बंडल ऑफ सेल बॉडी जो है दैट इज योर गैंग्लियन। लेकिन ये दोनों वर्ड हम पीएनएस में यूज करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यूज करते हैं। यही बेटा अगर आपका बंडल ऑफ सेल बॉडी सीएनएस में है तो उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो हाइपोथैलेमस में लिखा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में कि हाइपोथैलेमस इज न्यूक्लियाई। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज न्यूक्लियाई। सिमिलरली ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ट्रैक्ट, जैसे कॉर्पस कैलोसम में लिखा हुआ इट इज अ ट्रैक्ट। समझ आ गया, वरना रिपीट करके सुन लो। अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब इससे पहले एक दो वर्ड का डिफरेंस समझते हैं, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। कंडक्शन का मतलब है विद इन न्यूरॉन जब आपका सिग्नल फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, एक न्यूरॉन से दूसरे पे जा रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यानी विद इन न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। टू सेल्स इन आवर बॉडी आर एक्साइटेबल सेल, दो ही सेल हमारी बॉडी में एक्साइटेबल है। बाय एक्साइटेबिलिटी आई मीन कोई भी सेल अगर आपकी बॉडी में अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों तरफ चार्ज डेवलप करे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, यानी पोल्स बना ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो हम उन सेल्स को बोल देंगे कि दीज आर योर एक्साइटेबल सेल्स, जो पोल्स जेनरेट कर ले अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब ये हमारी बॉडी के सिर्फ दो सेल्स कर सकते हैं, वन इज योर न्यूरॉन, वन इज योर मसल सेल। ठीक है, अब न्यूरॉन की बात करते हैं। अब न्यूरॉन पोल्स कैसे जनरेट करता है जरा हम उसमें जाते हैं। सबसे पहले आपके न्यूरॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट हमारा पोटेशियम है, और न्यूरॉन के बाहर यानी एक्सॉन के बाहर सबसे ज़्यादा हमारा सोडियम है। तो एक्सॉन के बाहर सोडियम, इनसाइड पोटेशियम, आउटसाइड सोडियम। ठीक है, लेकिन दोनों के पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर नेगेटिव की बात करते हो, बाहर नेगेटिव की बात करते हैं। अंदर होता है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन और बाहर होता है Cl-, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर भी है। अब डिफ्यूजन की वजह से अगर हम सोचे तो हर एक चीज को बाहर जाने की जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पोटेशियम विल ट्राई टू मूव आउट एंड सोडियम विल ट्राई टू मूव इन। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इनसाइड विल ट्राई टू मूव आउट एंड Cl- विल ट्राई टू मूव इन। ऐसा ही होना चाहिए। बट मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली इम्पर्मिएबल टू नेगेटिव चार्ज। मेम्ब्रेन कह रहा है मैं नेगेटिविटी को आने जाने नहीं दूंगा, यानी नेगेटिव चार्ज इनसाइड आउट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब बचा पॉजिटिव चार्ज, अंदर पोटेशियम बाहर सोडियम। मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम, यानी पोटेशियम आराम से बाहर जाएगा डिफ्यूजन से, क्योंकि अंदर ज्यादा है तो बाहर निकलने लगेगा। बट मेम्ब्रेन इज एनसीईआरटी सेइंग नियरली इम्पर्मिएबल टू सोडियम, यानी सोडियम के लिए लगभग इम्पर्मिएबल है, यानी सोडियम अंदर आएगा बट हौले हौले धीरे धीरे एंट्री आएगा। यानी पोटेशियम विथ वन पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग आउट एट अ रैपिड स्पीड and sodium with one positive charge is moving inside with at a very slow speed। तो क्या होगा, अंदर आ जाएगा मैम नेगेटिव चार्ज और बाहर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, पोलैरिटी हो गई, पोल डेवलप हो गया, मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड। और जब अंदर नेगेटिविटी होती है यानी न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, काम नहीं कर रहा। बेटा अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। नेगेटिविटी से काम नहीं होता, पॉजिटिविटी से काम होता है। तो अंदर क्या है अभी, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इनसाइड मीन्स पोलैरिटी तो है, पोल डेवलप हो गया, बट इट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। मेम्ब्रेन इज सेड टू बी रेस्टिंग, पोलराइज स्टेट। वैल्यू अगर हम देखें अंदर होता है -75 मिलीवोल्ट, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, एक ऐसा टाइम आएगा ना जब पोटेशियम जाते जाते डिफ्यूजन से जाते जाते दोनों तरफ 50-50 हो गया, अब तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जो सोडियम है जो हौले हौले आ रहा था, हो सकता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे बाद उसका भी इक्विलिब्रियम आ जाए। धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम होगा दोनों का 50-50 हो जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम होगा ये पोल गायब। अब हम नहीं चाहते हैं ना पोलैरिटी गायब हो, यानी वी डोंट वांट मेम्ब्रेन टू फॉल इनटू इक्विलिब्रियम, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करना पड़ेगा हमें। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमारा आता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, बीच बीच में चलता है, जो चीज़ जहाँ को बिलोंग करती है उसको वहीं भेजता है। सोडियम कहाँ को बिलोंग करती है, आउट, तो बीच बीच में ये सोडियम को बाहर फेंक देता है। पोटेशियम कहाँ को बिलोंग करती है, इनसाइड, बीच बीच में ये पोटेशियम को अंदर ले आता है। तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होगा।
और साथ यानी रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन कौन कर रहा है, विच व्हाट इज प्रिवेंटिंग द मेम्ब्रेन टू फॉल इनटू इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज मेंटेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सोडियम पोटेशियम पंप। ये 3 सोडियम को बीच बीच में बाहर कर रहा है और उसके बदले 2 ही पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। सो इट इज मेंटेनिंग योर रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम बोले कि रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप क्यों हुआ, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव क्यों डेवलप हुआ, अगर ये पूछते हैं, ड्यू टू डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू सोडियम एंड पोटेशियम। एट द फर्स्ट प्लेस अंदर नेगेटिव तो इसीलिए हुआ ना क्योंकि जो पोटेशियम है वो फ्रीली जा रहा था, सोडियम धीरे धीरे आ रहा था, यानी डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू सोडियम एंड पोटेशियम इन जनरेटिंग योर रेस्टिंग पोटेंशियल। हैड इट बीन सेम तो ऐसा नहीं हो पाता। एक्शन में कब आएगा, जैसे ही आपके डेंड्राइट पे कोई स्टिमुलाई बाइंड करता है, जैसे ही आपके डेंड्राइट पे स्टिमुलाई बाइंड करता है, पहले नोड ऑफ रैनवियर का वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाता है। यानी इससे पहले तो आपका डिफ्यूजन से हो रहा था, नॉर्मल चैनल से हो रहा था, स्टिमुलाई आते ही एक बड़ा सा गेट खुल जाता है, किसका, सोडियम का। और अब सोडियम फ्रीली अंदर आने लग जाएगा बेटा, सोडियम फ्रीली अंदर आने लग जाएगा, जो धीरे धीरे आ रहा था। जैसे ही सोडियम धीरे फ्रीली अंदर आने लग जाएगा, अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे ही अंदर पॉजिटिव आई, मेम्ब्रेन इज सेड टू बी इन एक्शन। इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, इसे ही हम कहते हैं इम्पल्स, सब कुछ हम सिग्नल, इसी को हम बोलते हैं। मैम डीपोलराइजेशन क्यों बोलते हैं, अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया, बट पोल्स तो अभी भी हैं। यस, पोल्स अभी भी हैं, बट अगर हम रेस्टिंग का देखें तो -75 का डिफरेंस था। अब जब आपका एक्शन में आता है तो अंदर हो जाता है +25। रेस्टिंग में कितना था, -75। तो रेस्टिंग में डिफरेंस 75 का था, माइनस तो हम अंदर के चार्ज का लगा रहे हैं, यानी रेस्टिंग में डिफरेंस 75 का था। एक्शन पोटेंशियल इज अंदर +25, तो डिफरेंस कितना है, सिर्फ 25 का है। सो कंपेयर टू पहले अब पोलैरिटी कम हो गई है, इसीलिए हम कहते हैं मेम्ब्रेन इज सेड टू बी डीपोलराइज। यानी एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, नर्व इम्पल्स, ये सब क्या है, अंदर पॉजिटिविटी किससे हुई, सोडियम के इनफ्लक्स से, एंट्री से हो गई है। तो लेकिन ये जो एंट्री होती है सोडियम की बहुत शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर में ही वो चैनल जो हो जाता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वो बंद हो जाता है और खुल जाता है पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल खुल जाता है तो चीज़ें कहाँ, फिर से पोटेशियम आउट होने लग जाता है और अंदर वापस से हो जाता है नेगेटिव। और वही सारा प्रोसेस फिर नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करता है, यानी नेक्स्ट कहाँ खुल जाता है, सोडियम चैनल, अंदर सोडियम आने लगता है, ये वाला पॉजिटिव होने लगता है, फिर शॉर्ट लिव्ड है, बंद हो जाता है, दोबारा खुल जाता है पोटेशियम चैनल, पोटेशियम बाहर जाने लग जाता है, अंदर नेगेटिव हो जाता है, फिर जंप करता है। तो ऐसे आपका सोडियम चैनल नोड टू नोड जंप करके ओपन होता रहता है, यानी पॉजिटिविटी नोड टू नोड जंप करके आगे निकलती रहती है। अगर एनसीईआरटी के डायग्राम को हम देखें तो एक रीजन में ए है जहाँ पे सोडियम की एंट्री दिखा रहे हैं, तो अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट रीजन बी, अभी वो अंदर है नेगेटिव। तो सर्किट अगर हम बनाएं तो इनसाइड पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ए टू बी। सर्किट अगर हम बनाएं तो ए पे सोडियम की एंट्री हुई है, तो ए रीजन में आपका एक्सॉन अंदर पॉजिटिव है और बी पे अभी नेगेटिव है अंदर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा बेटा, बी पे पॉजिटिव जाएगा, यानी अगर हम करंट के सर्किट को कंप्लीट करें, सो पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम ए टू बी इनसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम बी टू ए आउटसाइड। एक आपका करंट का सर्किट फिनिश हो जाता है। यही बेटा अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता तो ये नोड टू नोड जंप ना करके स्लोली धीरे धीरे आगे जाता, यानी माइलिन शीथ की वजह से जंपिंग कंडक्शन हो रहा है। हैड माइलिन शीथ नॉट बीन देयर तो आपका कंटिन्यूअस बट स्लो कंडक्शन होता। तो ये हमने बेटा पढ़ा है विद इन न्यूरॉन। अब ट्रांसमिशन की बात करते हैं, वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट, जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल आएगा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट आएंगे, और बीच में कई बार जगह होती है और कई बार नहीं होती है। अगर बीच में जगह प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। जहाँ पे दो न्यूरॉन मिल रहे हैं वो क्या है, साइनैप्स है। एक का होगा एक्सॉन टर्मिनल, एक का होगा सेल बॉडी एंड उससे निकले हुए डेंड्राइट, और बीच में जगह अगर नहीं है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, और अगर बीच में जगह है दैट इज फ्लूइड फिल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। अगर बीच में फ्लूइड फिल्ड एक स्पेस नोन एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है देन वी कॉल इट केमिकल साइनैप्स। हमारी बॉडी में मेजॉरिटी साइनैप्स जो हैं वो केमिकल साइनैप्स ही होते हैं।
इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्योंकि कोई जगह नहीं है बीच में प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के बीच में, लगभग हमारे एक्सॉन टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आपके एक्सॉन टर्मिनल पर आता है, दूसरे वाला न्यूरॉन उसको डायरेक्टली कैच कर लेता है और अपना सोडियम चैनल खुल के अपने में अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। यानी इफ synapse is of electrical type, then transmission is same as conduction and two neuron is somehow behaving like a single neuron. लेकिन अगर आपका केमिकल साइनैप्स है तो डायरेक्ट सिग्नल नहीं जाएगा। तो अब क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक नॉब में प्रेजेंट है, जो आपके साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कैल्शियम का रोल इसमें होता है। एक्चुअली कैल्शियम की एंट्री होती है साइनैप्टिक क्लेफ्ट से, किस में एंट्री होती है, एक्सॉन टर्मिनल में, और वो कैल्शियम साइनैप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज करवा देता है हमारे एक्सॉन टर्मिनल से। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उस स्पेस में। आपके नेक्स्ट जो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा हमारे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के अंदर। फास्ट कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल या केमिकल? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल फास्ट होगा, क्योंकि कुछ ये सब केमिकल का रिलीज हो ही नहीं रहा, लेकिन जो केमिकल है यही हमारे बॉडी में मेजरली होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स सिर्फ हमारे हार्ट में होता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं लिखा नहीं है बट वो आपका ठीक है। नाउ जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप। इट माइट बी एक्साइटेटरी, जिसे हम कहते हैं स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इट माइट बी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या मतलब है मैम, अगर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है जब वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे बाइंड कर रहा है और अंदर अगर पॉजिटिविटी डेवलप करवा रहा है यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवा रहा है, तब तो वो स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर जब नेक्स्ट न्यूरॉन से बाइंड कर रहा है तो अंदर का सोडियम चैनल खोलने की बजाय एक पोटेशियम चैनल खोल के और भी पोटेशियम को बाहर कर रहा है और अंदर और नेगेटिव कर रहा है, तो नेगेटिव यानी इसने और डिले कर दिया है, तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, अब आपको इतना याद नहीं करना, बट एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन एंड एसिटाइल कोलिन, ये तीन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नाउ एसिटाइल कोलिन इज ओनली इनहिबिटरी इन योर हार्ट, अदरवाइज एसिटाइल कोलिन इज ऑलवेज स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी में इस टाइम पे आप एक ही याद कर लो, डोपामीन, क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कोकेन में लिखा है। अदरवाइज वी ऑल्सो हैव ग्लाइसिन, वी हैव गाबा, वी हैव सेरोटोनिन, तो वो भी आप देख सकते हो। अब बस एंड कर रहे हैं, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमें सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ना है, बाकी पूरा पोर्शन हट चुका है। तो ब्रेन की जो कवरिंग है दैट इज ट्रिपल लेयर्ड नोन एज मेनिंजेस। द क्लोजेस्ट टू ब्रेन इज योर पाया मैटर एंड इट इज क्लोजली इन्वेस्टिंग योर ब्रेन, यानी चिपका हुआ है आपके न्यूरल टिश्यू के साथ। कौन? पाया मैटर। ये बेसिकली ब्लड वेसल्स ही है, एकदम चिपके हुए, क्लोजली एसोसिएटेड विथ योर ब्रेन। पाया मैटर, जो दूर है ड्यूरा मैटर, और जो बीच में है दैट इज योर अराकेनॉइड। अब इसकी डिटेलिंग ज़्यादा की नहीं हुई है कौन किससे बना है, बट फॉर नाउ यही तीन लेयर जो है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर इसके बाहर आ जाता है हमारा क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स। ठीक है, ये जो बेटा आपके मेनिंजेस हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट हमें इस चैप्टर में ब्रेन को पढ़ना है। नाउ ब्रेन की बात करते हैं। Our brain has been divided into 3 portion, forebrain, midbrain and hindbrain। forebrain में आता है हमारा cerebrum, हमारा थैलेमस एंड हमारा हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी में तो इतनी ही बात की है। द मोमेंट आई रिमूव माई स्कल, मेरे स्कल को हटाओ, व्हाट आई सी इज अ हाईली कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर नोन एज सेरेब्रम। अब एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है बीच में जो सेरेब्रम को, इधर देखो, डिवाइड कर रहा है दो हेमिस्फीयर में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है। फोल्डिंग की वजह से ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है हमारे न्यूरॉन के लिए। अब सेरेब्रम हमारा अंदर से हॉलो है, खाली है, तो मैंने ऐसे हाथ को खोला तो मुझे दिखा ये अंदर से खाली है, वेंट्रिकल है। ठीक है, आउटसाइड से जो सेरेब्रम है दैट इज ग्रे इन कलर। आउटसाइड ऑफ योर सेरेब्रम इज ग्रे इन कलर एंड इनसाइड ऑफ योर सेरेब्रम इज वाइट इन कलर। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि सेरेब्रम बना किससे है? न्यूरॉन से। बाहर की तरफ सेल बॉडी है, सेल बॉडी पे तो एक्सॉन नहीं होगा, सॉरी सेल बॉडी पे तो माइलिन शीट नहीं होगा, सो आपके न्यूरॉन का कलर ग्रे है। सेल बॉडी क्योंकि बाहर है उसे हम कहते हैं ग्रे कलर एंड ग्रे मैटर। एंड आउटर ऑफ योर ब्रेन इज कॉर्टेक्स, इनसाइड इज मेड्यूला। मेड्यूला में प्रेजेंट है हमारे एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट है, माइलिन शीट का कलर वाइट है, इसीलिए हमारा इनसाइड ऑफ योर सेरेब्रम इज यानी मेड्यूला इज योर माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से व्हाइट कलर होता है। अब यहाँ किसी को अपनी घर की चीज़ अच्छी नहीं लगती, इस हेमिस्फीयर के सारे एक्सॉन बंडल करके इधर जा रहे हैं,
इस हेमिस्फीयर के सारे एक्सॉन बंडल करके इधर आ रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर के नीचे बेटा बंडल ऑफ एक्सॉन बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बंडल ऑफ एक्सॉन को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर के नीचे क्या आ गया? बंडल ऑफ एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन, ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्लियर है। अब सेरेब्रम के पास एक सेंसरी एरिया है जो सिग्नल लेगा पूरी बॉडी से, एक मोटर एरिया है जो सिग्नल देगा पूरी बॉडी को, एंड अ लार्ज एरिया विच इज नीदर सेंसरी नॉर मोटर नोन एज एसोसिएशन एरिया। ये हमारा होता है इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन लाइक मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, विल पावर एटसेट्रा के लिए। ठीक है, एक सिग्नल लेगा, एक सिग्नल देगा, और एक अपने आप में ही क्रिएटिविटी। अभी आज जब आप 3 बजे रात में ओवर थिंकिंग करते हो तो क्या आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है या आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हो? जब आप क्रिएटिव किसी थॉट में होते हो, मैं ये करूंगी, ऐसे करूंगी, क्या आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है? क्या आप बॉडी को सिग्नल दे रहे हो? नहीं। सो दिस एरिया इज नीदर सेंसरी नॉर मोटर, इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन। आप खुद ही सोच के अपने आप में घूम रहे हो। मेमोरी, इंटेलिजेंस, विल पावर, क्रिएटिविटी सब एसोसिएशन एरिया में आ जाता है। नाउ सेरेब्रम के डीपेस्ट लेयर में एक सिस्टम है नोन एज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस इज योर इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम बेटा इधर होते हैं, साइड्स में, टेम्पोरल लोब के अराउंड होते हैं। लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला एंड सेप्टम। अब इनका काम है सेक्सुअल प्लेजर, गुस्सा यानी फियर, सॉरी गुस्सा यानी रेज, डर यानी फियर, यानी फियर, रेज, मोटिवेशन, सेक्सुअल प्लेजर, जो भी इमोशंस आपकी, मेमोरी, जो भी आपके इमोशंस आते हैं वो सब लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। अब समरी में बोल रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स, यानी स्मेल भी हमारे लिम्बिक सिस्टम से होता है। और कई बार बेटा हम जिससे प्यार करते हैं हम उसकी स्मेल से एसोसिएट हो जाते हैं। तो सारे इमोशंस ही जब लिम्बिक सिस्टम में है, बच्चा मदर के इमोशन स्मेल से कनेक्ट हो जाता है। तो सारे के सारे इमोशंस यानी स्मेल भी हमारा लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। क्या बेटा ये जितने भी इमोशंस है ये आपके कंट्रोल में है? किसी पे गुस्सा आना, किसी पे प्यार आना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है, ये रिस्पॉन्स है, ये हमारे समरी में लिखा हुआ है। नाउ थैलेमस, थैलेमस नीचे है, सेरेब्रम ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशर, इसके नीचे 2 वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस में देखो एक एम है और एक एस है, थैलेमस यानी ये मोटर और सेंसरी को साथ में जोड़ेगा। थैलेमस यानी मोटर सेंसरी सिग्नलिंग। एसोसिएशन एरिया में क्या था? 2S, यानी ये 2 सेंसरी को जोड़ रहा था, इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन। थैलेमस में एक M एक S, यानी ये मोटर सेंसरी सिग्नल को आपस में सिग्नलिंग करवा रहा है। देन नीचे थैलेमस के जस्ट नीचे हमारा आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये मेनली हमारी होम्योस्टैसिस के लिए हो रहा है, एक हमारी बॉडी का कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रख रहा है, 37 डिग्री टेम्परेचर, एक pH फिक्स है हमारा, तो जो भी एक कांस्टेंट है, ऑस्मोलैरिटी फिक्स है, जैसी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है थर्स्ट जनरेट कर देता है, यानी ये फिक्स चीज़ें रखना चाहता है। 300 मिली ऑस्मोलैरिटी, 37 डिग्री टेम्परेचर, ये सारे ये फिक्स रखता है। इसके अलावा ये थर्स्ट जनरेट करेगा, प्यास, भूख, हंगर, और एक बार दोनों हमारा हो गया, हमारा पेट भर गया, प्यास मिट गई, दैट इज सटाइटी। सो हंगर, थर्स्ट एंड सटाइटी। इसके अलावा थोड़ा बहुत कार्डियोवैस्कुलर में है बट वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, और ऑब्वियसली इमोशंस में क्योंकि लिम्बिक सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होता है। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कंट्रोलिंग योर पिट्यूटरी बाय ग्रुप ऑफ 10 हॉर्मोन्स, 10 हॉर्मोन से ये कंट्रोल कर रहा है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। Now next is your midbrain. Midbrain is present between thalamus and hypothalamus of your forebrain and your medulla ob नीचे हमारा जो भी आ जाएगा पॉन्स के बीच में प्रेजेंट है, यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, क्योंकि आपको हाइंड ब्रेन का मैंने पार्ट बताया नहीं है, सो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ योर फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है हमारा मिड ब्रेन। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन की टेक्स्ट में है, कुछ समरी में है। मिड ब्रेन के बीचों बीच एक कैविटी है नोन एज सेरेब्रल एक्वेडक्ट। डॉर्सल साइड जो हमारा मिड ब्रेन का है, डॉर्सल साइड का काम बस एक ही, डॉर्सल साइड पे हमारे 4 स्वेलिंग होती है। ये 4 स्वेलिंग हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, 2 ऊपर है 2 नीचे है, सुपीरियर बाइजेमिना, इंफीरियर बाइजेमिना। अब एनसीईआरटी का टेक्स्ट कह रहा है कि मिड ब्रेन का काम है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करना, विच इज ट्रू, बट ये काम बेटा वेंट्रल साइड ऑफ मिड ब्रेन का है। जो डॉर्सल साइड पे 4 स्वेलिंग है, इसका फंक्शन समरी में लिखा है, ऑडिटरी, विजुअल एंड टेक्टाइल रिस्पॉन्स ये करता है। अगर मुझे बेटा पीछे देखना है, कोई मुझे बुलाए तो लिखा मैम,
तो क्या मैं कान घुमाऊंगी या हेड भी घुमाऊंगी? अपने आप मेरा हेड घूम जाएगा। सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ हेड विथ ईयर। अगर मुझे इधर देखना है, चीटिंग बीइंग एन एक्सेप्शन, अगर मुझे इधर देखना है तो क्या मैं आंखें ऐसे करके घुमाऊंगी या हेड भी घुमाऊंगी? हेड भी घुमाऊंगी ना। सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ हेड विथ आई एंड ईयर, यानी विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, ये आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का फंक्शन होता है। नाउ लास्ट इज योर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, your cerebellum, your pons, your medulla oblongata. Cerebellum is like mini cerebrum. Cerebellum dorsal side पे होता है, folded, highly convoluted structure है. It is providing additional space for neurons which could not get accommodated in your cerebrum. जो cerebrum में नहीं आ पाए वो यहाँ पर आ जाते हैं। प्लस जो आपका सेरेबेलम है ये आपकी बॉडी के बैलेंस एंड पॉस्चर के लिए भी होता है। अल्कोहल के रिसेप्टर यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। देन इज योर पॉन्स। पॉन्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रिज। ये आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को कनेक्ट यानी ब्रिज का काम करता है। साथ ही पॉन्स में एक न्यूमोटैक्सिक एरिया है विच कंट्रोल्स योर ब्रीदिंग रेट, इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है। देन इज योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे इनिशियल फर्स्ट जो पहले चैप्टर थे यानी कि 3 सिस्टम को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, योर ब्रीदिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। ठीक है। नाउ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को मान लो कि एक ब्रेन एक गोभी है, तो गोभी का एक स्टेम होता है और गोभी का फूल होता है। तो जो सेरेब्रम है और जो सेरेबेलम है ये गोभी का फूल लगेगा। तो बचा क्या हमारा? तो बचा बेटा हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, बचा हमारा पॉन्स और बचा हमारा मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज योर ब्रेन स्टेम। क्यों मैम आपने थैलेमस हाइपोथैलेमस छोड़ दिया? तो बेटा थैलेमस इज कंप्लीटली रैप्ड बाय योर सेरेब्रम। सेरेब्रम कंप्लीटली रैप कर देता है हमारे थैलेमस को, यानी ब्रेन स्टेम क्या है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, या फिर यू कैन से मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन माइनस सेरेबेलम। With this, we are done with this chapter. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड नमस्ते।